वह मकान अच्छा खासा था। उसके सामने ही एक दरमियाने दर्जे का होटल नजर आ रहा था। उस वक्त भूख लग रही थी, चुनाचे मैं उस होटल में जा बैठा। यहाँ मुकामी डिशेज मिलती थी जिनके बारे में कम से कम मुझे यकीन तो था कि गैर मुस्लिमों का खाना नहीं है। चुनाचे मैंने कुछ चीज़ें तलब कर ली। काफ़ी देर तक मैं खाने में मसरूफ़ रहा और फिर अचानक ही मेरी निगाहें सामने की जानिब उठ गईं। वो शख्स अच्छा खासा उम्र रसीदा था, लेकिन उसकी शख्सियत बेमिसाल थी और रजब अली ने जो उसका हुलिया बताया था वो उस हुलिया पर पूरा उतरता था। वो एक मेज़ पर आकर बैठ गया और उसने खाना शुरू कर दिया। गालिबन अली फैज़ान तन्हा ही रहता था और होटल वगैरह ही में खाता पीता होगा। मैं उसे देखता रहा। इस तरह अगर वो मेरे सामने आ गया है तो इसका मतलब है कि तकदीर भी मेरा साथ दे रही है। वैसे शख्सियत इतनी ही अच्छी थी कि मैं उसे देखता रहा। अचानक ही उसे एहसास हुआ कि मेरी निगाहें उसकी जानिब उठी हुई हैं। उसने भी मुझे देखा। उसकी आंखों में बड़ी गहराई थी। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो मेरे दिमाग में झांक रहा हो। फिर उसने मुस्कुराकर मुझे इशारा किया और मैं अपनी जगह से उठकर उसके करीब पहुंच गया। बैठो, वह नरम लहजे में बोला और मैं उसके सामने बैठ गया। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, इंसान और उसकी बिसात ही क्या है, लेकिन मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे तुम मुझ में दिलचस्पी ले रहे हो। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। वजह बता सकते हो? बस एक जज्बाती सी बात है मोहतरम बुजुर्ग। क्या अर्ज़ करूँ आपसे? जज्बात ही तो इंसान के अंदर ज़िंदगी की अलामत होती हैं, और अगर किसी तरह के जज्बात दिल में जागें तो मैं समझता हूँ उनकी निशानदही से परहेज़ नहीं करना चाहिए। मेरे वालिद के हमशक्ल हैं आप, और ना जाने कितना अरसा हो गया मुझे उनसे जुदा हुए। उनकी याद आज भी मेरे दिल में बसती है। आपको देखा तो उनकी सूरत जहन में आ गई। दिल चाहा कि देखता ही रहूं। बुजुर्ग के होंठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने कहा, कहाँ से आए हो? बस मोहतरम, एक आवारागर्द हूँ, दुनिया की ठोकरों में जी रहा हूँ। कुछ लोगों ने ज़िंदगी बर्बाद कर दी, वो साहिब इख्तियार हैं, और उन्होंने मुझे दरबदर करने में कामयाबी हासिल कर ली। दिल में एक तसव्वुर है कि उनसे इंतकाम लूं, लेकिन अपने आप को इतना बेबस पाता हूं कि दिल महसूस कर रह जाना पड़ता है। वो शख्स हमदर्दी से मुझे देखता रहा, फिर बोला, मेरा नाम अली फैज़ान है, एक मामूली सा आदमी हूँ, दुनिया से किनारा होकर एक कोने में पड़ा हूँ। बस ये समझ लो कि वक्त गुजर रहा है। मैं नहीं जानता कि यह वक्त मुझे कहाँ ले जाएगा। वैसे इस वक्त तुम कहीं बाहर से आए हो? जी हाँ, ये मुख्तसर सा सामान मेरे साथ है और बस, और कुछ नहीं है मेरी ज़िंदगी में। ऐसा ना कहो, जिंदगी के सफ़र में ना जाने कब और कहाँ कौन मिल जाता है। क्या तुम कुछ वक्त मेरा मेहमान बनना पसंद करोगे? आपका मेहमान? हाँ, कोई हर्ज नहीं है। दिल चाहे तो मेरी ये पेशकश कबूल कर लो। मैं भी एक तन्हा इंसान हूँ। वो सामने वाला मकान मेरा है, उसमें रहता हूँ और बस ज़िंदगी के दिन गुजार रहा हूँ। वैसे तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया। हसन है मेरा नाम, मैंने जवाब दिया। खूब, बहरहाल नामों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या कहा जा सकता है। वैसे रहने वाले कहाँ के हो? इस ज़मीन पर लातादाद ऐसी जगह हैं जहाँ इंसान रहते हैं। बस यूँ समझ ले, मैंने भी कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं, मैंने गोलमोल सा जवाब दिया। मगर इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? बस ऐसे ही सफ़र करता हुआ यहाँ तक आ निकला हूँ। तुम्हारा कोई सरपरस्त भी नहीं है? हाँ मोहतरम बुजुर्ग, कोई नहीं है मेरा। चलो छोड़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम ये बताओ कि तुम्हें मेरा मेहमान बनना कबूल है? अजीब सी बात है, होटल में बैठकर खाना खा रहा था कि आप नज़र आ गए। सहारे शायद इसी तरह मिल जाते हैं, इसलिए इनकार नहीं करूँगा। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, किसी वक्त भी मैं जहन पर बार बनूं तो मुझसे कह दीजिएगा। इतनी मोहब्बतें छिनी हैं मुझसे कि अब किसी से मोहब्बत के हसूल का तस्वुर ही दिल से गायब हो चुका है। खैर चलो आओ, ऐसी कोई बात नहीं है, आओ मेरे साथ। तुम किसी तरह की फिक्र ना करो, वो कहने लगा। और इसके बाद उसने मेरे होटल का बिल भी अदा किया। फिर इसके बाद मैं उसके साथ उस सामने वाले मकान की जानिब चल पड़ा। क्या अजीब बात थी, बाज़ काम इस तरह हो जाते हैं कि उनकी हकीकत पर यकीन नहीं आता। इसी शख्स के लिए मैं यहाँ आया था, अब इस बात की तस्दीक भी हो गई थी, और वो शख्स एक लम्हे में खुद मुझे दावत दे चुका था। हो सकता है इसमें भी रजब अली की ताकतों ही का कोई दखल हो। हम मकान में दाखिल हो गए। जदीद तर्ज का एक खूबसूरत मकान था। गेट से दाखिल होकर अली फैज़ान मकान के सदर दरवाजे तक पहुंच गया। फिर उसने जेब से चाबी निकालकर ताला खोला और बोला, अंदर आ जाओ, शर्माने की ज़रूरत नहीं। मैं अंदर दाखिल हो गया। अली फैज़ान ने मुझे कमरा दिखाते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए मखसूस किया गया है। सोच तो रहे होगे कि पता नहीं बूढ़े को क्या सूझी है, लेकिन इसकी तफसील भी मैं तुम्हें बाद में ही बताऊंगा। अगर मुनासिब समझो तो कुछ वक्त आराम कर लो। वो बाहर चला गया और मैं उस मसहरी पर लेट गया। कमरे का माहौल नीम तारीख सा था और ख़ासी खूबसूरत मसहरी थी।
मैं भी कुछ थका हुआ ही था, चुनाचे मैं आराम से सो गया। फिर रात को अली फैज़ान से मेरी तफसीली बातचीत हुई। खाना उसी ने होटल से ही मंगवाया। हंसते हुए कहने लगा, ये होटल बहुत अच्छा है और शायद मेरे ही लिए खोला गया है, क्योंकि यहाँ का खाना भी मुझे पसंद है और लोग भी बहुत अच्छे हैं। कभी वहाँ चला जाता हूँ, कभी यहाँ खाना मंगवा लेता हूँ। खाने से फरागत हासिल करने के बाद उसने मुझसे मेरे बारे में बहुत से सवालात किए। मैंने उसे एक झूठी कहानी सुनाई। वैसे ना जाने क्यों मुझे एहसास हो रहा था कि इस शख्स के अंदर बड़ी गहराइयाँ हैं, और अगर कहीं ऐसा हुआ कि यह झूठी कहानी उसके इल्म में आ गई तो मुझे बड़ी मुश्किलात होंगी। इस झूठी कहानी में गुरु जागराजन राज के रंग भी थे और कुछ ऐसी बातें जिनसे यह जाहिर हो कि मेरे ख़ानदान की बर्बादी में किसी खास शख्स का हाथ है और मेरे दिल में उस शख्स के लिए इंतकाम के जज्बे हैं। कहानी ख़त्म होने के बाद उसने कहा, यकीन करो हसन, तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत सदमा हुआ है, लेकिन अब मैं इस कहानी के असर से निकल चुका हूँ। अली फैज़ान बाबा, क्या मतलब, जितना रोना था मुझे रो चुका हूँ। अब मेरी आंखों में आग है और वजूद में बदले का तसव्वुर। मेरी बात मानोगे हसन जी? अगर तुम्हारा दिल चाहे तो मुझ अजनबी को अपने दुख में बराबर का शरीक समझो। मैं आपकी इस मोहब्बत का कोई जवाब नहीं दे सकता, तो फिर बुजुर्गों की बात भी मानी जाती है, क्यों नहीं? मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपने दिल से इंतकाम का तसव्वुर निकाल दो। वक्त से पहले किसी चीज़ के लिए अपने आप को परेशान करना मुनासिब नहीं होता। मैं आपकी बात नहीं समझा फैज़ान साहिब। मैं तुम्हें अपने दुश्मन से इंतकाम लेने से नहीं रोकूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें इंतज़ार करना होगा। अब तुम तन्हा नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें अपना मकसद हासिल करने के लिए कोई इतनी बड़ी कुर्बानी ना देनी पड़े जिसके लिए बाद में तुम्हें अफसोस हो। ठीक है अली फैज़ान साहिब, किसी शख्स को अगर कोई साया मिल जाए तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं होगी। तो ठीक है, जहाँ तक मेरा तजुर्बा मेरा साथ देगा तुम्हारी रहनुमाई करूँगा। ठीक है, जैसा आप हुक्म दें। अली फैज़ान किसी सोच में डूब गया। फिर उसने आहिस्ता से कहा, यूँ समझ लो हसन कि मैं भी एक मुसीबत ज़दा इंसान हूँ। ज़िंदगी जिस अंदाज में गुजरी है उसके बारे में तुम्हें क्या बताऊँ। वालिदा बचपन ही में इंतकाल कर गई। वालिद साहब ने कभी मुझ पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन वो बहुत बड़े इंसान थे। वो अपनी मसरूफियात में रंगे रहते थे, दुनिया की बुराइयों में फंसे हुए थे वो। वैसे यकीन करो कि मैंने भी ज़िंदगी के बहुत मुश्किल वक्त गुजारे हैं। मैं एक ऐसे इंसान की हैसियत से ज़िंदगी बसर करता रहा हूँ जिसकी अपनी सोचें ही उसकी साथी थीं। कोई भी उसे एक लम्हे के लिए सहारा देने वाला न था। यहाँ तक कि मुश्किलात में गिरफ्तार होते होते मैं भी बुराइयों में पड़ गया और एक ना करदा गुनाह के आलम में मुझे एक तवील सज़ा सुना दी गई। सज़ा? हाँ, मैंने ज़िंदगी के 14 साल जेल में गुजारे हैं। फिर जब जेल से आज़ाद हुआ तो दुनिया ही बदली हुई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। चुनाचे मैंने एक तरह से गोशा नशीनी इख्तियार कर ली और आज तक इसी गोशा नशीनी के आलम में वक्त गुजार रहा हूं। इस दौरान दुनिया ने मुझे बहुत से तजुर्बात दिए और तजुर्बात ने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी जीने और जीने देने के लिए है। अपने आप को जिस तरह भी मुश्किलात में फंसाना चाहोगे, मुश्किलात की दलदल में धंसते चले जाओगे। इससे बेहतर है कि दुनिया को उस रंग में देखो जिसमें अपना रंग ना झलकता हो, यानी दुनिया से अलग रहकर दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करो। और थोड़ा बहुत मालूमात मैंने दुनिया के सिलसिले में हासिल कर ली हैं। तुम चाहो तो मुझे एक बहरूपिया कह सकते हो, लेकिन इस दुनिया में हर इंसान ने रूप बदल रखा है। वो अपनी असल शक्ल में कभी नजर नहीं आता और मेरा दिल तुमसे लग गया है हसन। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पर अपने आप को पूरी तरह वाजे कर दूँ। मुझे पुरस्कार अलूम सीखने में भी दिलचस्पी रही है और मैंने ऐसे बहुत से अलूम सीखे हैं जो मेरे काम आ सकते हैं। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अपनी तकदीर पर इस वक्त भी हैरान हूँ। क्यों? इसलिए कि किसी लावारिस इंसान को इतना बड़ा सहारा मिल जाए तो वो मामूली बात नहीं होती। नहीं, बेसहारा लोग ही बेसहारा लोगों की कदर जानते हैं। उन्हें अंदाज़ा होता है कि ऐसे आलम में दिलों पर क्या गुजरती है। मैं कुछ शर्मिंदा सा हूँ कि लम्हों में तुम पर अपने आप को आश्कार कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुमसे दिल ही इस तरह मिल गया है। मैं समझा नहीं। हर बात समझने के लिए होती है, समझाने के लिए नहीं। मैं अब भी नहीं समझा, मैंने मुस्कुरा कर कहा और अली फैज़ान बाबा हंसने लगे। फिर वो बोले, तुम्हारे ख्याल में मेरी उम्र क्या होगी? मुझे सही अंदाज़ा नहीं है। मुझे जिस हाल में देख रहे हो वो मेरा असली रंग नहीं है। क्या मतलब? मैंने बहरूप की बात की थी तुमसे। हाँ, मैं अब भी बहरूप में हूँ। मैं फिर वही सवाल करूँगा कि क्या मतलब? तुम समझे नहीं और क्या मतलब की गर्दान बहुत ज़्यादा करते हो, अली फैज़ान बाबा ने कहा और कहा मारकर हंस पड़ा। शायद ऐसा है, मैंने भी हंसते हुए कहा। मैंने अपने 2 रूप रखे हैं। एक रूप में यहाँ के लोग मुझे एक ऐसा शख्स समझते हैं जिसने दुनिया से कोई वास्ता नहीं रखा, लेकिन मेरा एक दूसरा रंग भी है। वो क्या, बताऊंगा तुम्हें। अब तुम ज़रा आराम कर लो, कल हम लोग बिल्कुल ताज़ा दम हो जाएंगे और इसके बाद
मैं तुम्हें दुनिया के नए नए रंगों से आगाह करूंगा, लेकिन एक बात जहन में रखना, मेरे लिए कोई बुरी बात कभी मत सोचना। बस ये समझना कि तुम्हारी और मेरी तकदीर के सितारे अचानक ही एक दूसरे से मिल गए हैं और हमारा साथ बेहतरीन गुजरेगा। मैंने गर्दन हिला दी और इसके बाद फिर सोचों का वही समुंदर मेरी निगाहों के सामने था। वैसे ना जाने क्यों मुझे अली फैज़ान की शख्सियत में खासी दिलचस्पी का एहसास हो रहा था। फिर जब दूसरे दिन मैं सुबह को जागा तो अली फैज़ान नाश्ते पर मेरा मुंतज़िर था। कहने लगा, ज़िंदगी जब एक ख़ास रंग से गुजरती है हसन, तो उसमें कोई दिलकशी नहीं रहती, लेकिन अचानक ही उसमें दिलकशी पैदा हो जाए तो फिर उसमें तब्दीलियां करने को दिल चाहता है। मैं समझा नहीं। मैं समझा दूंगा, बशर्ते कि तुम मेरे साथ मुकम्मल ताउन करने पर आमादा हो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अली फैज़ान साहब, मैंने तो ज़हनी तौर पर अपने आप को आपके साथ हर तरह से शरीक कर लिया है। अगर थोड़ी बहुत सोच दामनगीर है तो सिर्फ इतनी कि आप किसी वक्त मुझसे उकता ना जाएं। फ़र्ज़ करो कि मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुमसे नहीं उकताऊँगा, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन कर लोगे? यकीन के साथ ही ज़िंदगी का सफ़र तय होता है। अपने बारे में आपको बता चुका हूँ। कोई और मकसद, कोई और तसव्वुर मेरे जहन में नहीं है। जो हकीकत थी वो मैंने आपके गोश गुजार कर दी। तो फिर ठीक है, हम रूप बदलते हैं। मैं आपके साथ हर तरह का ताउन करने को तैयार हूँ। ये घर मेरा अपना है और अब तुम्हारा भी अपना है। चुनाचे यहाँ किसी किस्म का कोई तकल्लुफ़ जहन में ना रखना। मैं ज़िंदगी से इतनी दूर का इंसान नहीं हूँ। जैसा कि मैंने पहले तुमसे कहा कि दुनिया को दुनिया के रंग में देखने के लिए बदले हुए रूप भी ज़रूरी होती हैं। यहाँ लोग मेरे बारे में जो भी ख्याल रखते हैं, मैं उनके ख्यालात में कोई तब्दीली नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा अपना ज़िंदगी गुजारने का रंग ज़रा मुख्तलिफ है। अब तुम भी उस रंग में शरीक हो गए हो, बुरा तो नहीं मानोगे ना? अगर मेरी शख्सियत का कोई मुख्तलिफ रूप तुम्हारे सामने आए तो हैरत तो खैर हर इंसान को फितरी तौर पर होती है, लेकिन उसमें कुछ और शामिल ना करना। नहीं करूँगा, मैंने मुस्कुरा कर कहा और वह मुतमईन हो गया। दोपहर को वो कहीं चला गया। फिर जब वो वापस आया तो अपने साथ 2 बड़े बड़े सूटकेस लिए हुए था। ये सूटकेस टैक्सी से उतार कर उसने अंदर पहुंचाए। फिर मुझसे बोला, कहो मेरी गैर मौजूदगी में कैसा वक्त गुजरा? कुछ नहीं, बस सोचों में गिरफ्तार रहा। हर सोच को आप जहन से निकाल दो। निकाल दिया, मैंने मुस्कुरा कर कहा। ये तुम्हारे लिबास हैं, मेरे भी कुछ लिबास हैं। हम अपने अंदाज में तब्दीली पैदा करेंगे। अपने लिबास अपने कमरे में सजा लो। मैंने अपना सूटकेस खोलकर देखा तो मेरा मुंह हैरत से खुल गया। उसमें बहुत शानदार लिबास थे। हैरानी के अंदाज में मैंने उनमें से 1-2 लिबासों को पहनकर देखा। मैं असल में ये सोच रहा था कि क्या अली फैज़ान को मेरी जिसामत का इतना सही अंदाज़ा है कि वो इतने एतमाद के साथ मेरे लिए ये लिबास ले आया, मगर उसका अंदाज़ा नाकाबिल यकीन हद तक दुरुस्त था और वह बिल्कुल मेरे नाप के मुताबिक लिबास लेकर आया। फिर उसी शाम वो खुद एक लिबास में मलबूस जब मेरे पास पहुंचा तो मैं हैरानी से उसे देखता रह गया। क्या शानदार शख्सियत थी, पहले से इतनी मुख्तलिफ कि कोई सोच भी नहीं सकता। मैंने उसे कहा, आप तो बहुत ही शानदार लग रहे हैं अली फैज़ान। शुक्रिया। अब तुम भी लिबास तब्दील कर लो। वैसे मुझे यकीन है कि तुम बहुत खूबसूरत इंसान हो और तुम्हारी शख्सियत बेहद जाज़िब निगाह है। मैं मुस्कुराकर वहाँ से पलट गया और फिर मैं भी लिबास पहनकर तैयार हो गया। अली फैज़ान ने पसंदीदा निगाहों से मुझे देखा और इसके बाद बोला, आओ चलते हैं। शाम के सुरमई धुंधलकों में हम आलिमाबाद की जगमगाती सड़कों पर निकल आए। बड़ी रौनक थी और इस रौनक में उस वक्त बेहद इजाफा हो गया जब हम उस मखसूस बाजार में पहुंच गए जहां तबले खड़क रहे थे और माहौल में एक अजीब सी रंगीनी रची हुई थी। मैं समझ गया कि यह कौन सी जगह है, लेकिन अली फैज़ान जैसी शख्सियत का ये शौक़ मेरे लिए वाकई बड़ा ताज्जुबखेज़ था। मैं तो उसे कोई बुजुर्ग टाइप आदमी समझा था, लेकिन अंदाज़ा हुआ कि वो बड़ा रंगीन मिजाज इंसान है। रजब अली की हरकतें ऐसी ही हुआ करती थीं। उसने ख़ास तौर से मुझे इस शख्स के पास भेजा और अब मुझ पर उसके मुख्तलिफ रूप नुमाया हो रहे थे। उसने एक बाला खाने की सीढ़ियों की तरफ रुख करते हुए कहा, आओ। एक लम्हे के लिए जहन में इस्तराब की लहरें नमूदार हुईं, लेकिन फिर मैंने अपने आप को बुरा भला कहा और कहा कि बेवकूफ़ शख्स, ख्वामखा इक़्तिदार के ढोल पीटते रहने से क्या फ़ायदा? क्या है तेरी ज़िंदगी का मकसद? किस लिए जी रहा है? क्या है इस ज़िंदगी में? वक्त जो फैसला करे उसी फैसले को कबूल करते रहने में आज तक तेरी बका छुपी रही है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंग देख और फिर ये सब कुछ कौन सा तेरे लिए अजनबी है? वक्त के हाथों में खेलता रहा है। आज भी वक्त कोई नई कहानी तरतीब दे रहा है। उसे कबूल कर। चुनाचे मैं उसके पीछे चल पड़ा। बाला खाने की सीढ़ियाँ तय हो गईं और इसके बाद मैं अली फैज़ान के साथ एक साफ़ सुथरी राहदारी से गुजरकर उसके बड़े हॉल कमरे में दाखिल हो गया, जिसका माहौल मेरी तवक्को के बरक्स नहीं था। साफ शफाफ कालीन बिछे हुए, गाँव तकिए लगे हुए, साजिंदे साज बजा रहे थे। हुस्न जमाल की देवियाँ एक कितार में बैठी हुई थीं।
दिलकश आवाज़ वाली हसीना फारसी की एक गज़ल गा रही थी। उसकी आवाज़ का उतार चढ़ाव दिलों को मुतासिर करता था। इसका मतलब था कि गाने वाली अपने फ़न में माहिर है। दरमियान में एक उम्र रसीदा औरत बैठी हुई थी। उसने हमारी तरफ देखा तो एक लम्हे के लिए चौंकी और फिर अपना हाथ उठाया। साजिंदों ने साज रोक दिए और गाने वाली भी चौंक कर हमारी जानिब देखने लगी। उम्र रसीदा औरत की आवाज़ उभरी, आइए अली पाशा, आप हमारे यहाँ आए, हमारे नसीब की बात है। कुर्बो जवार में बैठे हुए तमाशबीन गर्दन उठा उठाकर उधर देखने लगे। फिर उनमें से एक ने किसी कदर नाखुशगवार लहजे में कहा, गाना क्यों रोक दिया गया? क्या हम मुअज़्ज़ज़ मेहमान नहीं हैं? नहीं नहीं, मुआफ़ी चाहती हूँ, उम्र रसीदा औरत ने कहा। और साजिंदों ने फिर साज छेड़ दिए। महफिल आहिस्ता आहिस्ता गर्म होती चली गई। गालिबन अली फैज़ान, जिसे उम्र रसीदा औरत ने अली पाशा के नाम से मुखातिब किया था, इन लोगों के लिए कोई बड़ी हैसियत रखता था। चुनाचे उम्र रसीदा औरत ने खुसूसी तौर पर पजीराई की और बैठने के लिए जगह पेश की गई। इसके बाद वह झुक कर बोली, बहुत दिन के बाद आना हुआ, पहले से इतला करा दी होती तो कुछ एहतमाम कर लिया जाता, कोई हर्ज नहीं है। वरीदा खानम, बस ऐसे ही दिल चाहा तो तुम्हारी तरफ चले आए। अली फैज़ान ने कहा, ये कौन है? जिस औरत को वरीदा खानम कहकर मुखातिब किया गया था, उसने मेरी जानिब रुख करके कहा, ये हसन पाशा हैं और इनके बारे में बाकी तफसीलात मैं बाद में बता दूंगा। बड़ी कच्ची उम्र है इनकी, इन्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। नहीं, अब इतने कच्चे भी नहीं हैं, अली फैज़ान ने हंस कर कहा और वरीदा खानम भी हंसने लगी। फिर मुगन्निया ने मेरी तरफ देखा और एक शेर गाया। कुछ हस्बे हाल सा ही था। वैसे बहुत हसीन लड़की थी वो। सफ़ेद रंगो रूप, बड़ी बड़ी आंखें, उनमें काजल की बारीक लकीरें, खूबसूरत तराश के होंठ और उनसे दौराने गज़ल झांकते हुए मोती जैसे दांत एक दिलकश कैफियत के हामिल थे। इस दौरान अली पाशा या अली फैज़ान वरीदा खानम से झुककर कुछ कहने लगा। फिर उसने जेब से नोटों की एक गड्डी निकाली। मेरी निगाहें चूक के उसकी जानिब उठी हुई थी, इसलिए मैंने उन लोगों को देख लिया। उसने वो नोट आहिस्ता से वरीदा खानम के पास सरका दिए और वरीदा खानम ने आंखें बंद करके गर्दन खम की। नोट पता नहीं लिबास के कौन से हिस्से में गायब हो गए थे। थोड़ी देर तक ये गज़ल जारी रही। फिर वरीदा खानम अपनी जगह से उठी और दूसरे कमरे में चली गई। गज़ल गाने वाली लड़की मुस्कुराती हुई गाती रही और उसी वक्त अली पाशा ने कुछ नोट मेरी तरफ सिरका दिए और इशारे से उस लड़की की तरफ नोट बढ़ाने के लिए कहा। मैंने सारे के सारे नोट उसकी जानिब सिरका दिए। वो एक अदा से झुकी और नोटों को अपनी तहवील में ले लिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता इस माहौल से रूशनास होता जा रहा था। वैसे माजी में भी ऐसी जगहों पर जाना हुआ था और ये सब कुछ मेरे लिए अजनबी नहीं था, लेकिन एक तवील अरसे के बाद ये सूरत हाल पेश आई थी, इसलिए थोड़ी सी झिझक दिल में बाकी थी और मैं हल्की सी कशिश महसूस कर रहा था। इसके बाद वो मुअम्मर औरत वापस आ गई और वहीं बैठ गई। काफ़ी देर तक मौसीकी जारी रही और फिर रक्स का दौर शुरू हो गया। रक्कासा एक और लड़की थी जो बहुत ही खूबसूरत लिबास में मलबूस थी और बिलाशुबा अपने फ़न में बाकमाल थी। साजिंदों के साज़ों की लय पर उसने रक्स शुरू किया और कुछ ऐसा समा बांधा कि लोग वाह वाह कर उठे। फिर नीम दायरे की शक्ल में बैठी हुई लड़कियों में से एक और लड़की ने गाना शुरू कर दिया। वो लड़की जो पहले गा रही थी आहिस्ता से खिसकी और मेरे करीब आ बैठी। फिर उसने कहा, आपको मेरा गाना पसंद आया? हाँ, क्यों नहीं। पाशा से क्या रिश्ता है आपका? क्या मतलब? मैं अली पाशा के बारे में पूछ रही हूँ। वो तो मैं समझ गया हूँ, कौन है वो आपके? क्यों पूछ रही हैं? बताना नहीं चाहते आप? यही समझ लीजिए। तो ठीक है, हम नहीं पूछेंगे। वैसे आप पहली बार ही यहाँ आए हैं ना? हाँ। आपने सुना तो होगा। सुनते भी तो आपसे पूछते, वो नाज भरे अंदाज में बोली। बजा, बस आपसे बातें जो करनी थी। वैसे आपने हमारा नाम नहीं पूछा। लड़की मुझे लुभाने की कोशिश कर रही थी। चलिए बता दीजिए। शोला रूह है हमारा नाम। बहुत खूबसूरत नाम है। क्या हमारे चेहरे की तरह? उसने बेबाकी से सवाल किया और मेरी निगाहें उसके चेहरे का तवाफ करने लगीं। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ, सही मायनों में आपका नाम शोला रूह ही होना चाहिए। वजह? वो शायद कुछ और वजाहत चाहती थी। आपके चेहरे का सुलगता हुआ अंदाज। ओह, इतने सीधे भी नहीं आप जितना अपने चेहरे से लगते हैं। हाँ, ऐसी ही बात है। चलिए छोड़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप रुकेंगे ना यहाँ? क्या मतलब? ओफो, आपको तो सारी बातों का मतलब समझाना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, नाच पसंद आ रहा है आपको? हाँ। कैसी है लड़की? आप जैसी। अरे, हर लड़की आपको हमारी जैसी ही नजर आती है। नहीं, मगर क्या वो आपकी बहन है? मैंने यूं ही सवाल कर दिया। हाँ, है तो सही। चलिए ठीक है, आप जिसे भी पसंद करें। वैसे थोड़ी देर के बाद रक्स ख़त्म हो जाएगा, आप जाइए नहीं। क्यों? बस हमारा दिल चाहता है कि आप हमारे पास रुकें। ठीक है, देखेंगे, वो कहने लगी।
मैं जानती हूँ पाशा कि ये जगह आपके काबिल नहीं है, लेकिन हम तो दिल बहलाने वालों में से हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका दिल यहाँ लग जाए। आप क्यों ये कोशिश करना चाहती हैं? मैंने सवाल किया और वो मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखने लगी। फिर बोली, बस आप नहीं समझ सकेंगे इस बात को। वैसे क्या आप पहली बार यहाँ आए हैं? मैं दिल ही दिल में हंसने लगा। मैंने कहा, क्या ही फजूल बातें कर रही है यह लड़की। लेकिन एक बदला हुआ माहौल था, मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा, जी हाँ अली पाशा, मुझे यहाँ पहली बार ही लाए हैं। यहाँ आपको ये सब कुछ बुरा लग रहा है? नहीं, बुरा तो नहीं लग रहा, बस इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो आज हो गया? वो हंस पड़ी। हाँ, आज हो गया। वैसे आपके दिल की दुनिया में कोई है? कौन? मेरा मतलब है कोई मतलूबे नज़र? नहीं, मेरी नज़र कमज़ोर है, मैंने जवाब दिया और वो हंस पड़ी। फिर बोली, आपकी बातें बड़ी सादा और मासूम होती हैं। जी हाँ, मैं बहुत मासूम हूँ। मैंने कहा, आपके दिल में अगर कोई नहीं है तो क्या आप खुद भी किसी के दिल में नहीं रहे? नहीं, मैं सिर्फ अपने घर में रहने का आदी हूँ। वो एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैंने उसे देखते हुए कहा, और तुम्हारे अपने दिल की कहानी क्या है? दिल की कहानियाँ क्या क्या होती हैं ये तो मैं नहीं जानती, और ना ही कभी मैंने दिल में झांक कर देखा है। वैसे झूठ नहीं है क्या ये कि लोग छोटे से दिल में इतनी बड़ी बड़ी आबादियाँ कर लेती हैं? शायद, मगर दिल चाहता है कि किसी के दिल में जाकर रहूं। आपके दिल में हमारे लिए गुंजाइश निकल सकती है। पता नहीं, ये तो तजुर्बा करना पड़ेगा। चलो ठीक है। वैसे आपने प्यार भरी निगाहों से किसी को नहीं देखा। मेरी समझ में ये भी नहीं आता कि निगाहों में प्यार कैसे भर जाता है। अच्छा छोड़िए, मेरे बारे में क्या ख्याल है? वो कहने लगी, बहुत अच्छी हो तुम, बहुत खूबसूरत हो, और तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें। आपको रुकना पड़ेगा मेरे पास। पता नहीं, ये फैसला तो अली पाशा ही करेंगे, और वो अगर आपको मना करें तो मैं उनके साथ चला जाऊंगा। यही फजूल बातें बहुत देर तक होती रहीं और इसके बाद महफिल ख़त्म हो गई। अली फैज़ान ने मुझे देखा और बोला, हाँ भाई, क्या ख्याल है? मैं नहीं कह सकता। मेरा मतलब है, माहौल पसंद आया? हाँ बहुत। तो फिर क्या ख्याल है? तुम यहाँ रुकोगे? मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, भला मेरे तन्हा रुकने का क्या सवाल है? नहीं, तुम चाहो तो मैं तुम्हें इजाज़त दे सकता हूँ। तो फिर चलेंगे? जी चलिए। वो सब हमारी सूरतें देखती रह गईं और हम दोनों वापस बाहर निकल आए। अली फैज़ान के होंठों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। रास्ते में उसने मुझसे कोई बात नहीं की और थोड़ी देर के बाद हम अपनी रिहाइशगाह में वापस पहुंच गए। तो अली फैज़ान ने मुझसे कहा, हसन लिबास तब्दील कर लो, इसके बाद हम आराम से बातें करेंगे। मैंने गर्दन हिलाई और अपने कमरे में जाकर लिबास तब्दील करने लगा। फिर लिबास तब्दील करके जब मैं वापस अली फैज़ान के पास पहुंचा तो वो खुद भी लिबास बदल चुका था। मुझे सामने बिठाकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, वहाँ से आकर अफसोस तो हो रहा होगा। क्यों? मैंने सवाल किया। नहीं, माहौल हसीन नहीं लगा। जवाब में मेरे होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, नहीं अली फैज़ान, मैंने आपकी हदायत पर वहाँ तक सफ़र किया। आपने वहाँ जो कुछ कहा वो मैंने किया, और उसके बाद आप वापस आए तो मैं आपके साथ वापस आ गया। अपना कुछ वहाँ छोड़ तो नहीं आए? क्या? दिल? जी नहीं। वेरी गुड। यूँ समझ लो आज मैंने तुम्हारा इम्तिहान लिया था। कैसा इम्तिहान? मैंने सवाल किया। मैं देखना चाहता था कि तुम औरत से किस कदर मुतासिर हो। उन लड़कियों ने तुम्हें मुतासिर तो नहीं किया होगा। वैसे जो लड़की तुम्हारे साथ थी वो कैसी थी? कैसी से आपकी क्या मुराद है? सूरत शक्ल में कैसी थी? अच्छी थी, खूबसूरत लग रही थी। और उसने तुम्हें रुकने की पेशकश नहीं की थी तो फिर मैंने उसे टाल दिया। हालांकि ये उम्र जिसमें तुम इस वक्त हो बड़ी ख़तरनाक उम्र होती है। यहीं से इंसान की शख्सियत की तकमील होती है, यहीं से उसकी फितरत का पता चलाया जा सकता है। बहरहाल तुम उसके चक्कर में नहीं आए और मैंने देखा कि तुम एक ताकतवर ज़हीन आदमी हो। शुक्रिया ही अदा कर सकता हूँ, मैंने जवाब दिया। बहुत उम्दा शख्सियत है तुम्हारी। असल में ये कहना चाहता हूँ मैं हसन कि औरत कायनात की सबसे हसीन लेकिन सबसे खौफनाक शय है। उसका हुस्न बेमिसाल। जब से कायनात कायम हुई है ना जाने कैसे कैसे खौफनाक वाक़यात का मरकज़ रहा है। वो दिलों पर हुकूमत करती आई है। उसकी दिल फरेबी से बचना मुहाल है। मैं ये नहीं कहता कि औरत का इंसानी ज़िंदगी में दखल ही ना हो, लेकिन वक्त से पहले और हालात को परखे बगैर उसे इंसान की शख्सियत पर मुसल्लत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने बड़े लोगों का जवाल हुआ है वो औरत ही के हाथों हुआ है। मैं चाहता हूँ कि तुम नाकाबिले तस्खीर बन जाओ। मैं तुम्हारे बारे में ये जानना चाहता था कि तुम औरत से किस कदर मुतासिर होती हो। आपने ये मुझसे ही पूछ लिया होता, मैंने हंसकर कहा, और अली फैज़ान के होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, ठीक है दोस्त, ये पहला इम्तिहान था और तुम इसमें कामयाब हुए हो। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपने फ़न से रूशनास कराऊँ, जो मैंने बड़ी मेहनत से सीखा है। हम इस फ़न के दौरान और बहुत सी तफरीहात करते रहेंगे। मैं कौन से फ़न से मुतारिफ होने वाला हूँ? मैंने जवाब दिया, एक इल्म है मेरे पास, लकीरों का इल्म।
मैं तुम्हें उसके बारे में थोड़ी सी तफसीलात बताऊंगा। लकीरों का इल्म। हाँ, मैं उस फन को अपनी ज़ात तक महदूद रखना चाहता था, लेकिन इस फन में एक अनोखी कहानी छुपी हुई है और उसके ज़रिए तुम बहुत सी बातें मालूम कर सकते हो। तुम नहीं जानते लकीरों का इंसानी ज़िंदगी से कितना गहरा ताल्लुक है। क्या आप उन लकीरों की बात कर रही हैं जो हाथ की हथेली पर बनी हुई हैं? नहीं, हाथ की हथेली पर फैली हुई लकीरों या इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ नकूश। जिसकी अमानत है उसकी अमानत ही रहने चाहिए। उसने उन नकूश में क्या शामिल किया है ये वही जाने। हम दुनियावी इल्म की बात कर रहे हैं, यानी दस्त शनासी नहीं, कतई नहीं। फिर कौन सी लकीरें? मैं तुम्हें उनके बारे में बताऊंगा, मुझे खुशी होगी। और इसके बाद मैं एक अनोखे फन से रोशनास होने लगा। ज़मीन पर या कागज़ की सतह पर या किसी और चीज़ पर बनाई हुई लकीरों से एक अनोखी कहानी सुनाई जा रही थी और इसके लिए अली फैज़ान ने मुझे एक अजीब से तजुर्बे से रोशनास कराया। किसी इंसान का जिस्मानी खाका एक कागज़ पर उतार लिया जाए या ज़मीन पर उतार लिया जाए और उसके बाद उसके जिस्म पर मुख्तलिफ लकीरें बना दी जाएं। उन लकीरों में अजीबोगरीब शक्लें उभरने लगती हैं और ये शक्लें उस इंसान की ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक़ रखती हैं। वह मुझे ये तमाम बातें बताने लगा और मैं इन्हें ज़हन नशीन कर रहा था। इब्तदा में चूंकि एक अजीबोगरीब कैफियत का मालिक रहा था और शबलीस की हैसियत से मेरी ज़िंदगी में अजीबोगरीब वाक़यात आए थे, इसलिए मेरा जहन इन तमाम चीज़ों की जानिब बड़ी खूबी से चलता था और अली फैज़ान ने भी मेरे जहन की इस पुख्तगी का पूरा इजहार किया और ये तस्लीम किया था कि मैं बेइंतहा ज़हनी सलाहियतों का मालिक हूँ। उस बेचारे के पास एक फ़न था और इसमें कोई शक नहीं कि वो फ़न अपनी जगह एक मुकम्मल हैसियत रखता था। मैं इससे जो मालूमात हासिल कर रहा था वो बड़ी अजीबोगरीब थी। इन मालूमात के ज़रिए किसी भी शख्स का तज्जिया किया जा सकता था, लेकिन एक ऐसे नए फ़न की हैसियत से जिसका दुनिया में अभी तक कोई जिक्र भी नहीं उभरा था और अली फैज़ान इससे वाकिफ़ था। वो मुझे जो कुछ बता रहा था वो मेरे जहन के खानों में बैठता जा रहा था। मैंने भी दिल में फ़ैसला कर लिया था कि वो जो कुछ मुझसे चाहता है उस पर मैं पूरा उतरूँगा, वरना फिर उसके साथ रहना बिल्कुल बेकार है। यूँ तो अली फैज़ान मुझे सबक देता रहा, मुझसे सवालात भी पूछता रहा और उसकी आंखों में मुसर्रतें नाचती नहीं। वो मुझे इन लकीरों का पूरा इल्म सिखा रहा था जो मेरे जहन में बैठता चला जा रहा था। और जब उसने मुझे पहले इम्तिहान में डाला तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि मैं अपने मामलात में बिल्कुल मुनासिब हूँ। उसने मुसर्रत से मुझे अपनी आगोश में भींच लिया। मैं दावे से कह सकता हूँ कि एक दिन तू बहुत बड़ा इंसान बनेगा, इतना बड़ा कि लोग तसव्वुर भी ना कर सकेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, मुझसे मुनहरिफ ना होना। मुमकिन है तुम्हें मेरी कुछ बातें पसंद ना आए, मुमकिन है तुम मुझे बुरा इंसान समझो, लेकिन ये ना समझना मैंने दुनिया को बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से परखा है। मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए इंसान को कैसे कैसे जतन करना पड़ते हैं। बेशुमार लोग वो होते हैं जो सुबह को मुंह अंधेरे अपना घर बार छोड़कर सड़कों पर निकल आते हैं और फिर सारा दिन जिंदगी और मौत से पंजा कुश रहती हैं और शाम को जब वापस आते हैं तो उनकी जेब में सिर्फ इतने पैसे होते हैं कि वो अपने बाल बच्चों के साथ बैठकर रूखी सूखी खा लें। दूसरे दिन अगर वह बीमार हो जाएं तो उस दिन उसके बच्चे फाके का शिकार हो जाते हैं। तुम सड़कों पर दौड़ते हुए इंसानों को देखते हो जो अपने जैसे इंसानों को अपनी पुश्त पर लादे ज़मीन पर भागते हैं। वो रिक्शा चलाने वाले जो सुबह से शाम तक जानवरों की सी कारकर्दगी सर अंजाम देने के बाद इतने पैसे कमाते हैं कि उन्हें सिर्फ 2 रोटियां मिल जाएं। मैं चाहता हूं कि तुम उन लोगों में शामिल ना हो। तुम अपनी जहानत और फरासत से इतनी दौलत कमाना कि ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर सको और अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए असूलों को पकड़ने की कोशिश मत करना। ज़िंदगी बेअसूली का नाम है। जो लोग असूल परस्ती को ज़िंदगी समझते हैं वो बस अपने आप को धोखा देने की कोशिश में सरगर्दा हैं। मैं अली फैज़ान की ये तकरीर सुनता रहा। कुछ समझ में आई और कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन रजब अली ने मुझे उसके पास भेजा था और मैंने ये फैसला कर लिया कि उसे कोई दुख नहीं दूंगा। कम अज़ कम एक ऐसा साथी मिल गया था जो बेहतर अंदाज में साथ दे सकता है। उसकी शख्सियत के बारे में मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि वो चालाक आदमी है और किसी तरह हालात से उलझा हुआ। उसकी बातों में एक सरकशी थी, वरना इंसानी नुक्ता निगाह से असूल तो ज़िंदगी की अलामत होती हैं और बेअसूली की ज़िंदगी तकरीबन ज़िंदगी से अलग ही चीज़ होती है। बहरहाल वक्त गुजरता रहा। अली फैज़ान के बारे में मुझे कुछ ख़ास अंदाज़ा नहीं हो सका और मुझे ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि अली फैज़ान लकीरों का माहिर है। वह इंसानों के जायचे बनाकर उनकी तशखीस कर लेता है, लेकिन बाकी सारे मामलात में वो बिल्कुल कोरा है। उसे नहीं मालूम था इसके बारे में कि मैं कौन हूँ। एक ऐसी शख्सियत जो ना जाने कैसी कैसी उलझनों से गुजर चुकी है और जिसका असल रूप भी उसके सामने नहीं है। बहरहाल अली फैज़ान ने इस दौरान भेस बदलने की कोशिश भी नहीं की। मैंने उसे सवाल किया, एक बात बताइए अली फैज़ान। हाँ पूछो।
जब मैं आपसे मिला था तो आपका हुलिया कुछ और था। हाँ, क्यों? बस यूं समझ लो कि वक्त की ज़रूरत होती है, उसने गोलमोल सा जवाब दिया। तुम अभी मुतमईन नहीं हो सकोगे मुझसे हसन। खैर, मैं कोई ऐसी बात के लिए आपको मजबूर नहीं कर सकता जो आप मुझे बताना पसंद ना करें। ऐसी बात नहीं है। तो फिर आप मुझे मुतमईन कीजिए। देखो हसन, बाज़ मामलात आने वाले वक्त के लिए छोड़ देते हैं। अगर मैं किसी से मुखलिस होता हूँ तो मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं उसके बारे में सब कुछ जान लूँ। मेरे बारे में अभी इतना जानने की कोशिश मत करो। इसकी वजह जानना चाहता हूँ, मैंने कहा और अली फैज़ान सोचने लगा। मेरे बहुत से रूप हैं। मैंने अभी तुम्हें अपनी इन 2 शख्सियतों से रूशनास करवाया है, लेकिन बाद में तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन कौन से रूप में रहता हूँ। हम ज़रूरतमंद लोगों के पास भी जाएंगे और उस वक्त हमारी शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता अली फैज़ान, लेकिन मेरे जहन में थोड़ी सी उलझन ज़रूर है। मुझे इसका मौका दो कि उस उलझन को रफ़ा करने के लिए मैं कुछ वक्त ले सकूं। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझें। एक बात मैं भी आपसे अर्ज़ करना चाहता हूं, अगर कभी मेरी किसी बात से आपको कोई तकलीफ़ हो और आप महसूस करें कि मैंने गलत किया है तो मुझे बता दीजिए। मुझे बताए बगैर नाराज़ होने की कोशिश मत करें। नहीं हसन, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। चंद ही रोज़ में मुझे यूँ लगता है जैसे हमेशा से तुम्हारा और मेरा साथ है। मैं तुम्हारी किसी बात से नाराज़ होकर तुमसे किनारा कशी नहीं इख्तियार करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया अली फैज़ान, मैंने जवाब दिया। रजब अली ने मुझे किसी भी मकसद के तहत यहाँ भेजा हो, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं बहुत खुश था। फैज़ान का साथ मेरे लिए बड़ी दिलचस्पियों का हामिल था। वाकई इसमें कोई शक नहीं कि जब भी उसके बारे में गौर करता मुझे उसके मुख्तलिफ रूप नजर आते। उस दिन नाचने वाली के कोठे पर उसका जिस तरह इस्तकबाल किया गया वो कोई मामूली बात नहीं थी। इसका मतलब है कि नाचने वाली उसे बहुत पहले से जानती थी, लेकिन क्यों? और फिर उसकी यह सादा सी रिहाइश का सारी बातें अलग थीं। कुछ भी हो, यह सब मेरे लिए इंतहाई दिलचस्प था, ख़ास तौर से लकीरों का ये फ़न जो इंसानों की शनाख्त में बड़ी मदद देता था। इन लकीरों को किसी भी जगह देखा और परखा जा सकता था। इंसानी चेहरे, उनकी आंखें, आंखों की बनावट और ना जाने क्या क्या, हर चीज़ इंसानी शख्सियत का भरपूर इजहार करती थी। पता नहीं अली फैज़ान इन मामलात में क्यों इतनी दिलचस्पी लेता था। उसने मुझसे भी इस सिलसिले में 2-3 बार इम्तिहान लिए और मैं उसके इम्तिहानात पर पूरा उतरा। वह मुझसे बेतहाशा खुश था। इस दौरान हमारा अपनी रिहाइशगाह से निकलना बहुत कम रहा। एक बार भी अली फैज़ान ने मुझसे कहीं जाने के लिए नहीं कहा, वरना वो मुझे खुसूसी तौर पर उस नाचने वाली के पास ले गया था। एक दिन उसने मुझसे कहा, मैंने कुछ लोगों को बुलवाया है और अब हम चाहते हैं कि रिहाइशगाह तब्दील कर दी जाए। ये जगह हमारे शायान शान नहीं है। क्या मतलब, हमारी शान क्या है? मैंने सवाल किया। शान, इसका अंदाज़ा भी मुश्किल ही होगा। मैं समझा नहीं अली फैज़ान। मेरा मतलब है कि अब हम ये जगह तब्दील करना चाहते हैं और इसकी वजह यह है कि अब तुम कोई मामूली आदमी नहीं हो। हसन पाशा को यहाँ इस छोटी सी जगह नहीं रहना चाहिए। उनके लिए तो एक आलीशान हवेली दरकार होगी। मैं हंसने लगा। मैंने कहा, ना मैं पाशा हूँ और ना किसी हवेली के काबिल। ये बात तुम कह रहे हो तो और कौन कहेगा? दुनिया। क्या मतलब? दुनिया के लिए तुम जो कुछ होगे वो तुम्हें आने वाला वक्त बताएगा और तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना चाहिए, अली फैज़ान ने कहा। मुझे आपकी हर बात पर यकीन है अली फैज़ान साहब। आपने जिस तरह मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखा, जिस तरह एक शानदार हैसियत से मुझे अब तक अपने साथ रखा, वो मामूली नहीं है। मेरे दिल में आपके लिए जो एहतराम है मैं शायद उस अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। ये तुम्हारी मोहब्बत है। बहरहाल जो कुछ मैं तुमसे कहूँ, अगर वो करते रहो तो यूँ समझ लो कि मेरा भी फ़ायदा है और तुम्हारा भी। मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। वो तो बस ऐसे ही मैं सवाल कर लिया करता हूँ। तो फिर सुनो, आपसे कुछ वक्त के बाद हम आलिमाबाद छोड़ देंगे और एक बहुत बड़े शहर चलेंगे। वहाँ पर हमें बहुत से काम करने हैं और तुम मेरे दस्ते रास रहोगे। आपकी किसी बात पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बस यूँ समझ लीजिए कि मेरे बारे में भी आप अच्छी तरह जान चुके हैं। मुझे भी आपकी अशद ज़रूरत है। अली फैज़ान ने मुझे सीने से लगा लिया और बोला, मेरे दोस्त, मैंने तुम पर अपनी तमाम तर नीयत साले कर दी है। कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जो तुम्हारे ज़रिए पूरी हो सकती हैं। मैं भी उन ज़रूरतों के लिए सरगर्दा हूँ और अब मैं ये समझता हूँ कि तुम मेरे वजूद का एक हिस्सा हो। लेकिन बस एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ जो यकीनी तौर पर तुम्हारे लिए परेशान कुन होगी। लेकिन आने वाले वक्त में जब तुम पर मेरी नीयत वाज़ी होगी तो तुम यकीनी तौर पर मुझे बेकसूर करार दोगे और ये सोचोगे जो कुछ मैंने किया वही मुनासिब था। अब भी अगर इस बात की गुंजाइश अली फैज़ान कि मुझे अल्फाज में अपनी नीयत का इजहार करना चाहिए तो आप यकीन करें कि शायद मैं बेबसी का शिकार हो जाऊंगा। मतलब
मतलब ये कि मैं आपकी हर ख्वाहिश पर आंखें बंद करके अमल करने को तैयार हूँ और इसमें किसी किस्म की कोई हीच नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं है। तो ठीक है, तो फिर सुनो, मैं अभी तुम्हें अपने उस मकसद की तफसील नहीं बता सकूंगा, लेकिन बाद में ज़रूर बता दूंगा। हम आलिमाबाद छोड़कर एक नई दुनिया में जा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि तुमने उस मुल्क के कौन कौन से शहर देखे हैं, लेकिन जहां हम जा रहे हैं वो उस मुल्क का दारुल हुकूमत है। और अगर उस मुल्क के दारुल हुकूमत के बारे में तुम अच्छी तरह जानते हो तो तुम्हें अंदाज़ा होगा कि वो किस कदर शानदार है। शाही दौर में कुछ कैफियत ही दूसरी थी, अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है और हमें एक नए अंदाज से वहाँ क़याम करना है। ठीक है, और तुम्हें अपनी शख्सियत को बिल्कुल बदलना होगा। ये बताओ कि घुड़सवारी से कभी कोई दिलचस्पी रही है? ज़्यादा नहीं। रेस खेलते हो? हाँ, 1-2 बार खेली है। वेरी गुड। गोया उसके बारे में जानते तो हो ना? हाँ, यकीनन। वेरी वेरी गुड। मगर आपने ये सवाल क्यों किया? हम रेस के खिलाड़ियों की हैसियत से अपने आप को रोशनास कराएंगे। ये एक दिलचस्प बात है और बहुत ज़रूरी भी। आपको इसका तजुर्बा है? हाँ, काफ़ी हद तक। तो ठीक है, आपके उस तजुर्बे से मैं भी फ़ायदा उठाऊंगा। यकीनन ये दोनों का ही फ़ायदा है। मैं खामोश हो गया। अली फैज़ान की शख्सियत तो मेरे लिए पुरस्कार रही, लेकिन अब मैं उसे बहुत ज़्यादा मानूस हो गया था। फिर अली फैज़ान तैयारियां करने लगा। उस रात मैंने अपनी रहायशगाह में रजब अली को आवाज़ दी। मैं उससे मालूम करना चाहता था कि कम अज़ कम मुझे इतना तो बता दे कि ये अली फैज़ान है क्या चीज़। अच्छा खासा एक पुरस्कार जाल में फांस दिया था उसने मुझे। इसमें कोई शक नहीं कि यह शख्स बेहतरीन दोस्त और बेहतरीन इंसान साबित हुआ था मेरे लिए। इतना उम्दा वक्त गुजरा था मेरा उसके साथ कि कुछ वक्त के लिए खुद रजब अली की दूरी को भूल गया। अव्वल तो जो फ़न उसने मुझे दिया वो बेमिसाल था, और फिर उसकी शख्सियत में जिस तरह एक मोहब्बत का जज्बा मुझे नज़र आता था वो भी मेरे लिए काबिल कदर था। मोहब्बतों को तरसा हुआ इंसान जिसे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बेकसी का सामना करना पड़ा था। अगर उसे कोई ऐसा बेलौस इंसान मिल जाए जो खुद उसके लिए बाइस दिलचस्पी हो तो फिर इससे ज़्यादा और क्या चाहिए होता है। लेकिन मेरे दिल में तजस्सुस था उसके लिए, आखिर वो कौन है और मुझसे क्या चाहता है। हालांकि अगर गौर किया जाता तो ये सामने की बात थी कि अली फैज़ान खुद मुझ तक नहीं पहुंचा, बल्कि मैं ही रजब अली के इशारे पर उस तक आया था। और इसके बाद अली फैज़ान ने मुझे अपनी ज़िंदगी में इस तरह शामिल कर लिया कि अब मुझे एक अहम तरीन राज में भी शरीक करने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन उस बदबख्त का कोई जवाब मुझे मौसूल नहीं हुआ। वो अपनी ही मुश्किलात का शिकार था। बहरहाल शख्सियत ऐसी थी उसकी कि मुझे उससे भी ताउन करना था। फिर मैं और अली फैज़ान चल पड़े। जिस शहर में वो मुझे लाया था वो मेरे लिए नामानूस नहीं था। यहाँ भी थोड़ा बहुत वक्त गुजर चुका था। अली फैज़ान ने एक शानदार 5 स्टार होटल में क़याम किया और इसके बाद उसके जौहर खुलते चले गए। मुझे एहसास हुआ कि अली फैज़ान की शख्सियत भी मामूली नहीं है। पता नहीं दौलत के हसूल का क्या राज था, लेकिन यहाँ आने के बाद उसने दौलत के मुजाहिरे शुरू कर दिए। 5 स्टार होटल में क़याम के दौरान उसने बहुत सा सामान खरीदा, जिसमें इंतहाई कीमती लिबास और ऐसी बहुत सी चीज़ें थीं जो मुझे और उसे शानदार शख्सियत बनाकर पेश करती थीं। उसने मुझसे ये भी कहा कि उसके बहुत से रूप हैं। मैंने उसे एक दरवेश सिफ्त इंसान से बदलकर अली पाशा के रूप में देखा, और वहाँ आलिमाबाद में नाचने वालियों का वो अड्डा उसका शनासा था, क्योंकि मोहम्मद औरत ने जिस तरह अली पाशा की पजीराई की थी उसे जाहिर होता था कि वो अली पाशा की शख्सियत से वाकिफ़ है। पता नहीं है क्या राज था। इतने करीब होने के बावजूद अली पाशा की शख्सियत मेरे लिए एक पुरस्कार मुअम्मे से कम नहीं थी। अली पाशा ने मुझे होटल में छोड़ दिया, इस आज़ादी के साथ कि मैं जहाँ दिल चाहे घूमूं फिरूं, जिस तरह दिल चाहे अपना वक्त गुजारूं। वो सिर्फ चंद रोज़ की मोहलत तलब कर रहा है। और फिर तकरीबन 5 दिन के बाद अली फैज़ान ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, मैंने यहाँ एक मकान ख़रीद लिया है और अब हम उस मकान में मुंतकिल होंगे। तुम्हारा नाम हसन पाशा है। और वो नाचने वाली मुझे अली पाशा के नाम से ही मुखातिब कर चुकी थी। चुनाचे उस वक्त से ये भूल जाओ कि मेरा नाम अली फैज़ान है, बस अली पाशा कहना काफ़ी है। अब हमारे लोगों से ताल्लुकात भी होंगे और जिस तरह भी बन पड़ेगा हम लोग अपना वक्त गुजारेंगे। मतलब ये है कि अब एक सोशल लाइफ शुरू होगी यहाँ की बहुत बड़ी सोसाइटी में। तुम्हारे जहन में फिर वही ख्याल उभर रहा होगा क्या, यही कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ? देखो अली फैज़ान, नहीं अली पाशा, उसने एकदम मुझे टोक दिया। सॉरी अली पाशा। हाँ, इंसानी जहन तजस्सुस का शिकार रहता है, लेकिन मैं वादा कर चुका हूँ कि जो बात तुम मुझे बताना पसंद नहीं करोगे मैं उसके बारे में नहीं पूछूंगा। और मैं भी ये वादा कर चुका हूँ कि वक्त आने पर हर बात खुद ब खुद तुम्हारे सामने वाज़ेह हो जाएगी, और जो बात तुम्हारे जहन में ना खुल सके उसको मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है। फिर मैंने वो आलीशान मकान देखा और सकते में रह गया।
अली पाशा ने यह मकान खरीदा था। ये तो दर हकीकत रईसों, नवाबों और जागीरदारों के रहने की जगह थी। एक शानदार विला जिसे देखकर ही आंखें खुल जाती थीं। हसीन और जमील लॉन, खूबसूरत सफ़ेद खिलौने नुमा इमारत जिसे हसीन तरीन कहा जा सकता था। जाहिर है ये मामूली कीमत की ना होगी। और फिर उसके अंदर की आराइश, कुछ मुलाजिम जिनके बारे में बाद में पता चल गया कि उन्हें नया नया रखा गया है। अली पाशा और हसन पाशा इस इमारत में मिले। यहाँ आने के बाद एक अजीब सी कैफियत महसूस कर रहा था। अली पाशा अपने कामों में मसरूफ़ रहता और फिर हमें बाद में एक दूसरे से मुलाकात करके एक दूसरे की मसरूफियात के बारे में बताना पड़ता। फिर अली पाशा ने कहा, अब हम बिल्कुल मुतमईन हो गए हैं और अपने काम के दूसरे मरहले का आगाज़ कर सकते हैं। दूसरा मरहला क्या होगा? कल रेस है और उस रेस में हम खेलेंगे। ठीक है। रेस कोर्स का मैदान तवक्को के मुताबिक ही था, जहां आला सोसाइटी के लोग हुआ करते। जहां हम पहुंचे थे और अली पाशा ने अपना जो रंग रूप इख्तियार किया वो भी देखने के काबिल था। बहुत खूबसूरत ग्रे कलर के सूट में वो बेहद शानदार नजर आ रहा था। चेहरे पर फ्रेंच कट दाढ़ी और घनी मूंछें, आंखों पर एक इंतहाई कीमती फ्रेम की ऐनक। मैंने भी एक शानदार लिबास ज़ेब तन किया और हम एक मुलाजिम के साथ वहां पहुंचे जिसे रेस कोर्स में हमारे लिए खिदमात सर अंजाम देना थी। अली पाशा ने खुसूसी तौर पर जो जगह मुंतखब की थी वहाँ चंद हसीन और नौजवान लड़कियां और कुछ शानदार शख्सियत के लोग मौजूद थे। उनके हाथों में दूरबीनें थीं और वो रेस के खिलाड़ी थे। अभी तक तो मेरा उनसे कोई तारुफ नहीं हो सका था, लेकिन मैं ये देख रहा था कि वो भी उतनी ही शानदार शख्सियतों के मालिक हैं। फिर रेस का आगाज़ हो गया। अली पाशा और मैं गुफ्तगू करने लगे। अली पाशा ने कहा, देखो वो जो घोड़ा है जिसके सीने के पास सफ़ेद निशान नज़र आ रहा है, उसका नाम गोल्डमैन है और इस रेस में गोल्डमैन ही जीतेगा। ये बात अली पाशा ने तेज़ लहजे में कही थी और मुझे इशारा किया था कि मैं इसकी मुखालफत करूं। मैंने कहा, नहीं अली पाशा, वो दूसरे घोड़े के मुकाबले में खासा सुस्त नज़र आ रहा है। करीब ही एक तवीलुल कामत शख्स खड़ा हुआ था। ये उसी खूबसूरत फैमिली में से एक था। उसने कहा, ये साहब ठीक कहते हैं, गोल्डमैन का कोई माजी नहीं है और इस रेस में इसे सिर्फ एक घोड़े की हैसियत से शामिल किया गया है। मेरा ख्याल है मिस्टर, आपको गलत फहमी हुई है। अली पाशा उसकी जानिब मुतवज्जा हो गया। फिर बोला, हो सकता है आपका ख्याल दुरुस्त हो, लेकिन जनाब मेरी उम्र घोड़ों में गुजरी है। इस रेस में जितने घोड़े दौड़ रहे हैं, गोल्डमैन उनमें सबसे अच्छी शख्सियत रखता है। एक दूसरे आदमी ने, जो मुकामी नहीं मालूम होता था, हमारी गुफ्तगू में मदाखलत करते हुए कहा, लेकिन सिर्फ अपने दिल की बात पर रेस नहीं खेलनी चाहिए। दिल की बात तो सबसे बड़ी बात होती है। खैर, आप लोगों की मर्जी। और हसन पाशा, अगर तुम भी उस घोड़े को नहीं खेलना चाहते तो अपनी पसंद का घोड़ा खेलो, मैं उसे ही खेल रहा हूँ। फिर मुलाजिम को बुलाकर अली पाशा ने एक बहुत बड़ी रकम उस घोड़े पर लगाने के लिए भिजवा दी और वो दोनों अफराद मुस्कुराने लगे। अली पाशा ने कहा, जनाब यकीनी तौर पर आप इस खेल के बहुत बड़े माहिर होंगे, लेकिन आपके ख्याल में मैं इनमें से कौन सा घोड़ा लूँ? एक तो क्वीन और एक ब्लैक रोज़, ये दोनों घोड़े तवक्को किए जा सकती हैं। मेरा ख्याल है शायद ऐसा नहीं है। बहरहाल आपका ख्याल भी देख लेंगे। आपने मेरे ख्याल में बहुत बड़ी रकम ज़ाया कर दी। खैर, रकम तो ज़ाया होने के लिए होती है। वैसे आपसे तारुफ नहीं हो सका। हाँ, तारुफ होना चाहिए, उनमें से एक शख्स ने कहा। लड़कियां दिलचस्पी से हमारी जानिब देख रही थीं। मेरा नाम अरसलान हमजा है, खूबसूरत दराज कामत उधेड़ उमर आदमी ने कहा और फिर दूसरे आदमी की तरफ रुख करके बोला, ये राजा केदारनाथ हैं। हम इन्हें प्यार से केदारी कहते हैं। हिंदुस्तान से आए हुए हैं, मेरे बहुत गहरे दोस्त। मेरा रुई का कारोबार है और मुझे अली पाशा कहते हैं। ये मेरे भतीजे हसन पाशा हैं, लेकिन मेरे दोस्त। उन दोनों ने हमसे पुरजोश मुसाफिया किया और इसके बाद अरसलान हमजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अली पाशा, आप कितने अरसे से रेस खेल रहे हैं? मैं शायद अपने इस शौक की उम्र ना बता सकूं। गोया ये कहना चाहते हैं आप कि काफ़ी अरसे से आप रेस खेल रहे हैं? जी हाँ, ऐसी ही बात है, मगर माफ़ कीजिएगा। खैर छोड़ें, मैं आपकी इस बात पर कोई तबसरा नहीं करूँगा। ना जाने क्यों मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है कि आपने बहुत बड़ी रकम उस घोड़े पर लगा दी है। माय डियर मिस्टर हमजा, दौलत अगर हो तो खर्च करने के लिए होती है, नफ़ा नुकसान होता ही रहता है। लेकिन फिर भी आपका शुक्रिया कि आपने मेरी इस हमाकत पर अफसोस का इज़हार किया। अरे नहीं नहीं, आप प्लीज़ बैठिए, इसे हमाकत नहीं कहा जाएगा। बहरहाल शौक की कोई कीमत नहीं होती। जी। घोड़े अपनी जगह पहुंच गए। स्टार्टिंग पॉइंट पर वो सब जमा हो गए और रेस शुरू होने की तैयारियां हो रही थीं। फिर घोड़े दौड़ पड़े और हम सब की निगाहें उस जाने मुतवज्जा हो गईं। लेकिन मज़े की बात यह थी कि हम उन लोगों को भी देख रहे थे। लड़कियां भी रेस में बहुत दिलचस्पी ले रही थीं और उनकी चीखें सुनाई दे रही थीं। लेकिन यह भी दिलचस्प बात थी कि वो घोड़ा जिस पर अली पाशा ने पैसे लगाए थे खासा पीछे चला रहा था।
फिर ना जाने क्या हुआ कि गोल्डमैन बर्क रफ्तारी से दूसरे घोड़ों को पीछे छोड़ता हुआ आगे आने लगा। अरसलान हमजा और राजा केदारी की आंखें खुलती जा रही थीं और वो चीखते चीखते अचानक खामोश हो गए, क्योंकि गोल्डमैन अब दूसरे घोड़ों को पीछे छोड़ता हुआ बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ रहा था। और फिर मोड़ काटने के बाद तो उसने एक ऐसी छलांग लगाई कि तमाम घोड़ों को पीछे छोड़ता चला गया और फिर एक बहुत बड़े फासले से उसने ये रेस जीत ली। हमारे बराबर बैठे हुए लोग साकित रह गए और आंखें फाड़ फाड़ कर घोड़ों की बजाय हमें देख रहे थे। ये एक अजीब सी बात थी, लेकिन वो लोग तो नहीं जानते थे। ये मैं जानता था कि अली पाशा किस शख्सियत का मालिक है। वह बहुत कुछ कर सकता है। बराबर बैठे हुए लोगों की जुबानें बंद थीं। हालांकि रेस ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन वो हमें मुबारकबाद भी नहीं दे पाए और अली पाशा भी खामोश था। फिर इसके बाद अचानक ही जैसे उनका तिलिस्म टूट गया, राजा केदारनाथ ने उठकर अली पाशा के दोनों हाथ पकड़े और उन्हें चूमता हुआ बोला, और अब ये सवाल करके हम दोनों शर्मिंदा हैं कि आप कितने अरसे से रेस खेल रहे हैं। एक लड़की ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में कहा, अंकल प्लीज़, आप तो मुझे कोई जादूगर महसूस होते हैं। नहीं बेटे, घोड़ों की शान बताती है कि वो क्या कारनामा सरअंजाम देने वाले हैं। बहरहाल मैंने कहा था, अब तो आपकी शागिर्दी इख्तियार करने को दिल चाहता है अली पाशा, क्या कहा जाए। बहरहाल वो जीत गया, मुझे उसकी जीत का यकीन था। अगली रेस आपके इशारे पर खेली जाएगी अली पाशा, और ये नहीं कहेंगे आप कि आप हमें टिप नहीं देंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है, आप लोग देख लीजिएगा। दूसरी रेस में अली पाशा ने दूसरे दो घोड़ों का तयन किया और पहले नंबर और दूसरे नंबर पर आने की पेशगोई कर दी। अरसलान हमजा ने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। क्यों? अली पाशा ने सवाल किया। आपने गाइड बुक देखी? नहीं, मैं बुक नहीं देखता। पिछले 5 सालों से ये घोड़े मुसलसल हारते चले आ रहे हैं। अब ये अपनी 5 सालों की कसर पूरी करेंगे अरसलान हमजा। राजा केदारनाथ हंसकर बोला, भाई मैं तो मन से कायल हो गया हूँ अपने अली पाशा का, इसलिए मैं तो इन पर अंधा खेल खेल दूंगा। नहीं खैर, कायल तो मैं भी हो गया हूँ, मगर मैं ज़रा बुज़दिल आदमी हूँ। मैं कहता हूँ इन घोड़ों का रिकॉर्ड तो देखो। तुम घोड़ों का रिकॉर्ड देखते रहो और मैं इन पर खेलता हूँ। नतीजा ये हुआ कि राजा केदारनाथ ने उन दोनों घोड़ों पर बड़ी बड़ी रकमें लगा दी। अरसलान हमजा ने हंसते हुए कहा, काश मैं भी तुम्हारी तरह बाहिम्मत होता। भाई तुम तो राजा हो, मैं तो सिर्फ रुई बेचता हूँ, इसलिए ये हिम्मत नहीं कर पा रहा। ठीक है, हर शख्स को अपनी मर्जी पर इख्तियार हासिल है। तुम जिस तरह चाहो करो, मैंने तो जो फैसला कर लिया अब कर ही लिया। ये दूसरी रेस शुरू हुई और मुझे यकीन था कि जिस तरह वो पहला नाकारा घोड़ा दौड़ा, उसी तरह ये दोनों घोड़े भी जीतेंगे, और ऐसा ही हुआ। अरसलान हमजा का चेहरा उतर गया और राजा केदारी खुशी से दौड़कर अली पाशा से लिपट गया। और मैं जो महसूस कर रहा था वो ये था कि अली पाशा इस खानदान की कुर्बत हासिल करना चाहता था। फिर भला ऐसा क्यों ना होता। राजा केदारी तो खुशी से दीवाना हो गया और अरसलान हमजा फीकी फीकी हंसी हंस रहा था। अब तो मुझे बदख्शां की बात माननी पड़ेगी कि ये जादूगर हैं और घोड़े का जीतना कोई आम बात नहीं है। यकीनी तौर पर ये घोड़े इनकी मर्जी से दौड़ते हैं। हम सब लोग हंसने लगे और इसके बाद अरसलान हमजा ने वही घोड़े खेले जिनकी निशानदेही अली पाशा ने की और घोड़े जीत गए। बस इतना ही काफ़ी था। वो सब के सब हमारे पीछे लग गए और खुसूसी तौर पर अरसलान हमजा ने कहा, जनाब हमें आपका पता दरकार है और यूँ समझ लीजिए कि अब आप हमसे जान नहीं बचा सकते। समझ रहे हैं ना आप? अब आप फरार नहीं हो सकते। नहीं, मुझे भी आप जैसे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों की दोस्ती दरकार है। तो फिर कल शाम को आप हमारे साथ खाना खा रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को अपना पता बता दिया। मैं मुस्कुराता रहा। गर्ज ये कि हम लोग एक दूसरे से खासे घुल मिल गए और फिर वहाँ से रुखसत हो गए। मैं और अली पाशा अपने घर आ गए। रात के खाने पर अली पाशा ने मुझसे कहा, कहो आज का दिन कैसा रहा? इंतहाई शानदार। लेकिन ये घोड़ों का क्या चक्कर था? मैंने पूछा और अली पाशा कह कहा मारकर हंस पड़ा। तुमने गौर नहीं किया होगा, मैंने उन घोड़ों की तस्वुराती लकीरें बनाई थीं और मेरे तस्वुर की लकीरों में मुझे यही जीतने वाले नजर आ रहे थे। तुम भी चाहो तो एहतियात से यह तजुर्बा करके देख लेना। मैंने आंखें बंद कर ली थीं। अली पाशा मुझसे गलत नहीं कह रहा था, लेकिन यह एक ऐसी नाकाबिल यकीन बात थी जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। मैंने कहा, तो कल हम पार्टी में चल रहे हैं। अगर तुम यकीन करो तो एक बात करूं तुमसे। ज़रूर पाशा। रेस का खेल मैंने इन्हीं लोगों के लिए खेला था। क्या मतलब? मैं इनकी कुर्बत चाहता था। कोई ख़ास वजह? मैंने सवाल किया। हाँ, अली पाशा ने पुरस्कार अंदाज में जवाब दिया और मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। जाहिर है ये बात हमारे दरमियान पहले से तय हो चुकी थी कि जो बात अली पाशा मुझे ना बताना चाहे मैं उसकी कुरीद ना करूं, ये एक मजबूरी होगी। फिर दूसरे दिन हम लोग तैयारियां करने लगे। अली पाशा ने मेरे लिए लिबास का इंतखाब किया। फिर उसने हंस कर कहा, इस वक्त हम जिस कदर अपने आप को बना सवार लेंगे वही हमारे लिए कारामद बात है। मैं हंसने लगा। फिर शाम को हम लोग चल पड़े।
हमारे ड्राइवर ने भी एक खूबसूरत वर्दी पहनी हुई थी। शानदार गाड़ी खरीदी गई। हम जिस इमारत में दाखिल हुए वो एक पुरानी हवेली नुमा इमारत थी, बेइंतहा वसी सैन, जिसमें इस कदर हसीन फूल लगाए गए थे कि इसे दुनिया की सबसे हसीन जगह कहा जा सकता था। लॉन में पार्टी का इंतजाम किया गया और यहाँ हम ही नहीं दूसरे बहुत से अफराद भी थे। गालिबन हमारे बारे में अरसलान हमजा और राजा केदारी ने बहुत सी बातें लोगों को बता दी थी, क्योंकि सभी की निगाहें हमारी जानिब मुतवज्जा थीं। फिर हम जब दोनों गाड़ी से नीचे उतरे तो बहुत सी निगाहें हमारी जानिब उठी हुई थीं। उन निगाहों में तहसीन के जज्बात थे। अली पाशा ने मुस्कुराते हुए ज़ेर लब कहा, महसूस कर रहे हो हसन, इस वक्त तुम कितनी निगाहों का मरकज़ हो। ये सब आपकी वजह से है अली पाशा, मैंने भी उसी अंदाज में चेहरा सामने किए जवाब दिया। अरसलान हमजा और राजा केदारी तेज़ी से आगे बढ़े और उन्होंने बड़े पुरजोश अंदाज में हमसे मुसाफिया किया। फिर वहाँ मौजूद मेहमानों से हमारा तारुफ कराया जाने लगा। नौजवान लड़के और लड़कियाँ भी थीं, वो लड़कियाँ भी थीं जिनसे कल रेस कोर्स में मुलाकात हुई, लेकिन किसी से तारुफ नहीं हो सका। हाँ, सिर्फ एक नाम सुनने को मिला था जिसे बदख्शां कहकर पुकारा गया। एक अजीब सी हैसियत हमें उनके दरमियान हासिल हुई। ये बड़े बड़े मुकामी लोग थे, सरमायादार सनतकार, और इन सबसे हमारा फर्दन तारुफ हो रहा था। मुझे भी इस खेल में बहुत लुत्फ आ रहा था। कहीं किसी जगह इस शानदार अंदाज की पजीराई मिले तो भला कौन इस बात को पसंद नहीं करता। चुनाचे इस पार्टी में हमें बड़ी उम्दा हैसियत हासिल हो गई। फिर मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात के बाद हम लोग एक जगह जा बैठे और रेस की गुफ्तगू शुरू हो गई। अली पाशा ही ज़्यादा बोल रहा था, मैं भी कभी कभी दरमियान में बोल पड़ता। फिर एक और शख्स से मुलाकात कराई गई। ये गालिबन कोई बरतानवी सनतकार था, नाम चार्ल्स ब्राउन था और घोड़ों में बहुत दिलचस्पी लेता था। हालांकि वो रेस में शरीक नहीं था, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि चार्ल्स ब्राउन भी इन्हीं के कबीले का आदमी है। फिर हमारी नशिस्त जम गई। अरसलान हमजा, राजा केदारी, चार्ल्स ब्राउन और दूसरे चंद अफराद वहाँ जमा हो गए। अरसलान हमजा ने फिर वही तज़किरा छेड़ दिया, कहने लगा, वैसे तो सारी बातें अपनी जगह अली पाशा, लेकिन हम लोग आपके बारे में बड़े अजीबोगरीब गुफ्तगू करते रहे हैं। हकीकत यह है कि आपने हमारे तमाम तजुर्बे को मलियामेट कर दिया। अली पाशा मुस्कुराता हुआ बोला, मैं समझा नहीं हमजा साहिब। भाई, कल वो घोड़े जीते हैं जिनके बारे में कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। आखिर जीतने वाले घोड़ों की पहचान क्या है आपको? इतनी ज़बरदस्त पेशन गोइयाँ की हैं आपने कि हम में से कोई भी सोच नहीं सकता। कोई अहम बात नहीं है, असल में बस तजुर्बा कह लीजिए आप। अगर एक घोड़ा किसी रेस में पीछे रह जाता है तो मेरा ख्याल है कि ये फैसला कर लेना कि वो हमेशा ही इसी तरह थका थका रहेगा गलत बात है। रेस के मैदान में घोड़े की फिटनेस देखी जाती है। उसके बदन में दौड़ती हुई बिजलियां बता देती हैं कि वो इस वक्त आतिशी मूड में है और कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। चार्ल्स ब्राउन हंस पड़ा और बोला, असल में इन बिजलियों की शनाख्त ही तो असल काम है। वैसे मैं अली पाशा की बात से इत्तफाक करता हूँ। रेस में जो घोड़े लाए जाते हैं जाहिर है उनकी तरबियत रेस के लिए ही होती है। अब ये अलग बात है कि उनके मद्दे मुकाबिल उनसे ताकतवर निकल आते हैं, लेकिन इंसान ये सोचे कि जानवरों की मुसाफत भी इंसानों जैसी ही होती है। कभी मूड हुआ कभी ना हुआ, और जो मूड में हो वही काम दिखा जाता है। सब लोग हंसने लगे। पार्टी बड़ी खुशगवार चल रही थी। चारों तरफ कहके खनक रहे थे। राजा केदारी ने मेरी खामोशी को महसूस करके कहा, हसन पाशा बहुत खामोश तबा इंसान है। वैसे अली पाशा साहब, यकीनी तौर पर हसन पाशा की सलाहियतें भी बेमिसाल होंगी, लेकिन अभी इनसे हमारा मुकम्मल तारुफ नहीं हो सका। हसन जिन खूबियों का मालिक है, अगर आपको इल्म हो जाए तो मेरा ख्याल है आप लोग हसन का पीछा ना छोड़ें। क्या वाकई? मगर वो क्या खूबियाँ हैं? हसन की दरख्वास्त है कि उन खूबियों को सिगा राज ही में रहने दिया जाए, वरना इनके ख्याल में ये बात इनके लिए परेशान कुन हो जाती है। कमाल है भाई, हम तो तिश्नगी ही में रहेंगे। अरसलान हमजा कहने लगा, नहीं, अगर मुलाकातें होती रहीं तो कभी आप हसन का जायज़ा भी लीजिए। नहीं हसन, थोड़ी बहुत वजाहत तो हो ही जाए। अरसलान हमजा ने कहा, माफ़ी चाहता हूँ अरसलान साहिब, ये वजाहतें अगर तन्हाई में ही हों तो क्या ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा? अरे भाई, हम तो खुली किताब हैं, हर जगह अपने औराक खोल देते हैं। वैसे अली पाशा, आपसे ज़िद तो नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ थोड़ी सी मालूमात हासिल हो जाएं। ये लकीरों का खेल जानते हैं? लकीरों का खेल? हाँ, वो कैसे? आप इसका मुजाहरा देखना ही चाहते हैं? हसन, चलो कोई हर्ज नहीं। मिस्टर चार्ल्स ब्राउन, आप भी कुछ दिलचस्पी रखते हैं इन मामलात में? हाँ, क्यों नहीं। अगर ऐसी कोई अनोखी बात है जैसी कि रेस के सिलसिले में की गई तो मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपसे एक बात अर्ज़ कर सकता हूँ, आप लोग ज़िद ना करें तो बेहतर है। मुझसे अगर तन्हाई में आप मुलाकात करके ये मालूम करना चाहें कि लकीरों का खेल क्या है
तो मैं इसके लिए कभी एतराज़ नहीं करूँगा, लेकिन ये सबके सामने किसी की नकाब कुशाई मुनासिब नहीं रहती। गोया तुम किसी शख्स को इसके बारे में तफसील से बता सकते हो। हाँ, क्यों नहीं? तो फिर मुझे मेरे बारे में बताओ, चार्ल्स ब्राउन ने कहा। एक पेंसिल और एक पैड। बिलाखिर मैंने जवाब दिया। अली पाशा ने मुझे इशारा किया कि अपनी पोजीशन का मुजाहरा कर दो, और मैं अली पाशा की हर हदायत के मुताबिक ही अमल कर रहा था। पेंसिल और पैड फ़ौरन मुहैया हो गया। मैंने गहरी निगाहों से चार्ल्स ब्राउन को देखा, उसकी पेशानी से लेकर गर्दन तक उसका जायजा लिया, चेहरे की लकीरों का तज्जिया किया और अपने नए इल्म की मदद से पहली बार मैं किसी के सामने अपने इल्म का इंकशाफ करने पर तैयार हो गया। मैंने कहा, मिस्टर चार्ल्स ब्राउन, आपकी इजाज़त है कि उन हकीकतों को वाज़े करूं जो आपसे मुतल्लिक हैं। हाँ ज़रूर, मेरी तरफ से इजाज़त है, चाहे वो कोई गलत बात ही क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, चार्ल्स ब्राउन ने पुरमज़ाह लहजे में कहा। और मैंने कहा, मिस्टर चार्ल्स ब्राउन, आप अपनी उम्र के 21वें साल में किसी समुद्री जहाज़ पर खुलासी की हैसियत से काम कर चुके हैं। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। अगर उससे पहले की बात भी आप मालूम करना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ। ये जहाज़ यूनान से ताल्लुक़ रखता था और उस वक्त शायद किसी अफ्रीकी मुल्क जा रहा था। मिस्टर हेडले से आपकी मुलाकात हुई और मिस्टर हेडले के ज़रिए आपकी तकदीर ने जिस तरह पलटा खाया, मेरा ख्याल है उसकी तफसील आप कभी पसंद नहीं करेंगे। अब बताइए, क्या मैं मिस्टर हेडले और आपके ताल्लुकात और उसके बारे में मिस्टर हेडले के अंजाम की तफसील बताऊं? चार्ल्स ब्राउन का चेहरा उतर गया। उसने तारीफी अंदाज में मुझे देखते हुए कहा, अगर तुम जादूगर नहीं हो तो मैं समझता हूँ कि इल्म का ये जादू दुनिया का सबसे अनोखा जादू है। मेरा सवाल नामुकम्मल रह गया। जी हाँ, इस सिलसिले में हेडले का एक किरदार है, लेकिन वो बात राज में रखने के लिए है। और इसके बाद आपने 7 साल बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में गुजारे, और 7 साल के बाद मिस्टर चार्ल्स ब्राउन लंदन में चार्ल्स ब्राउन की हैसियत से रूनमा हुए। फिर लंदन के एक बड़े ख़ानदान में आपने शादी की, और बड़े ख़ानदान वाले आज तक नहीं जानते कि आपका माजी क्या है, क्योंकि आपने जिस तरह उनसे अपने आप को मुतारिफ कराया। 1 मिनट, चार्ल्स ब्राउन ने उंगली उठाकर कहा, और मैं रुक गया। बस इतना ही काफ़ी है। चार्ल्स ब्राउन ने अपने हाथ में पहनी हुई हीरे की कीमती अंगूठी उतारी और मेरी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, अकीदतमंदी के तौर पर यह तोहफा मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ मिस्टर हसन पाशा। बेहद शुक्रिया, लाइए, मैंने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, और चार्ल्स ब्राउन ने वो अंगूठी मेरे हाथ में थमा दी। फिर जब वो अपना हाथ वापस ले जाने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मिस्टर चार्ल्स ब्राउन, इस तोहफे के जवाब में आपको भी एक तोहफा देना चाहता हूँ मैं। चार्ल्स ब्राउन का रंग फीका पड़ गया और वो एक अजीब सी कैफियत महसूस कर रहा था। उसकी सारी शौखी हवा हो गई। उसने कहा, नहीं भाई, मेरा मतलब है ये अंगूठी आपकी उंगली में फिट है, और आप यकीन कीजिए आपकी उंगली में खूबसूरत लगती है। मैंने आपका तोहफा कबूल किया। अब मेरी तरफ से ये आपकी नज़र। तमाम लोग मुतासिर निगाहों से मुझे देख रहे थे। राजा केदारी ने कहा, लीजिए, इसे कहते हैं बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, सुबहान अल्लाह। अब कहिए अरसलान हमज़ा, आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं? अरसलान हमज़ा ने दोनों हाथ सामने करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं भाई, मुझे बरसरे आम कपड़े उतरवाने का शौक़ नहीं है। चार्ल्स ब्राउन झिम्पे हुए अंदाज में हंसने लगा। इसके बाद कागज़ और पैड वहाँ से हटा दिया गया, लेकिन वो सब आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखने लगे, और अली पाशा के होंठों पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट फैली हुई थी। थोड़ा सा मौका मिला तो उसने मुझसे कहा, इस तरह तुम इस बड़े हल्के में रूशनास हो गए। क्या मैंने मुनासिब किया? बहुत ही मुनासिब, बल्कि मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा मुनासिब। बस एक हल्की सी झलक दिखानी थी तुम्हें, और उसके बाद। लेकिन जुमला अधूरा रह गया। चार्ल्स ब्राउन एक खूबसूरत लड़की के साथ हमारे पास पहुंच गया। एमस, इनसे मिलो, ये हैं हसन पाशा। हेलो, एमस ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, और मुझे उसका नाजुक हाथ अपने हाथ में लेना पड़ा। डैडी ने आपकी तारीफ़ों के इतने पुल बांधे हैं कि मैं तो हैरान रह गई हूँ। दरअसल डैडी एक बखील आदमी है, और शायद ही इन्होंने ज़िंदगी में कभी किसी की तारीफ़ की हो, लेकिन आपकी इस तरह तारीफ़ें कर रही हैं। वो कहती हैं कि वो कभी तफसील से आपको मुझसे मिलाएंगे, और मैं हैरान रह जाऊँगी। लेकिन क्यों हैरान रह जाऊँगी? ये बात मुझे डैडी ने अभी तक नहीं बताई। एमस मेरी बेटी है, चार्ल्स ब्राउन ने कहा। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस एमस। एमस काफ़ी देर तक मुझसे बातें करती रही। उसी वक्त वो जिसे मैंने पिछले दिन भी रेस कोर्स में देखा था, और उसके साथ एक दूसरी लड़की जो दूर ही से देखने से काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही थी, हमारे करीब आ गई। राजा केदारी ने जल्दी से कहा, भाई तारुफ हो रहा है, और इन अजीबोगरीब लोगों का तारुफ तो तुम पिछले दिन ही देख चुकी हो। इधर आओ पूरन, मैं तुम्हें इनसे मिलाऊं। अली पाशा, ये पूरन माशी है, और इस लड़की को तो आप जानते ही हैं कि बदख्शां है, अरसलान हमज़ा की बेटी। असल में हम लोगों ने एक ऐसा माहौल बना रखा है, हालांकि मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ,
लेकिन मेरा तकरीबन महीने में एक आध बार यहाँ आना होता है। दिल ही नहीं चाहता कि अरसलान हमजा के पास से वापस जाया जाए। पूरन माशी भी हमेशा मेरे साथ ही होती है। ये आपकी साहिबजादी हैं? अली पाशा ने पूरन माशी के बारे में पूछा और राजा केदारीनाथ किसी कदर खजल हो गया। फिर उसने कहा, नहीं भाई, ये मेरी मिसेज हैं। इन अल्फाज पर मैंने भी चौंक कर उस तरफ देखा। इसमें कोई शक नहीं कि राजा केदारनाथ लंबे कदोकामत का मालिक और सुर्ख और सफ़ेद रंगत रखता था। शक्लो सूरत से ही वो कोई शानदार शख्सियत नजर आता। लेकिन पूरन माशी उसकी बीवी है, ये बड़े ताज्जुब की बात थी। इस हसीन लड़की के चेहरे पर इतना हुस्न, इतनी मलाइमत थी कि उससे निगाह ना हटे। उसकी उम्र राजा केदारी से बहुत कम थी, ज़्यादा से ज़्यादा 23-24 साल की होगी, और देखने में बिल्कुल लड़की लगती थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात उभरे, लेकिन दूसरे लम्हे वो चेहरा पुरसुकून हो गया। उसने कहा, हसन जी, हमने तो कल आप लोगों की जादूगरी देखी ही थी, वैसे आपका नाम नहीं पता चला था। लगता है कि रियासत के नवाबजादे हैं आप। अली पाशा हंसने लगा और फिर बोला, हाँ, हमारी रियासत हमारे वजूद में आबाद है, इसमें कोई शक नहीं। जिस रियासत के ये राजा या नवाब हैं, उससे बड़ी रियासत का तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अली पाशा का खेल तो आप कल देख ही चुकी हैं पूरन जी। अगर इनका खेल देख लें तो आप लोग पागल हो जाएं। इनका खेल क्या है? अगर मैंने ये बता दिया तो इनकी मुसीबत आ जाएगी। मैं भी आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूँ कि हसन पाशा के बारे में यहाँ इस पार्टी में कुछ ना बताया जाए, क्योंकि ख़वातीन ऐसे मामलात में ज़्यादा दिलचस्पी लेती हैं। आप लोग तो मेरा तजस्सुस बुरी तरह भड़का रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात है जो हमें नहीं बताई जा रही? पूरन माशी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके सफ़ेद दांत मोतियों की लड़ियों की मानिंद नजर आ रहे थे। बड़ी पुरसहर शख्सियत थी। मेरी निगाह एक लम्हे तक उस पर जमी रही, लेकिन फिर उसे घूरना खिलाफे आदाब समझकर मैंने निगाहें उस पर से हटा लीं, और फिर हम लोग काफ़ी देर तक गुफ्तगू करते रहे। मुख्तलिफ बातें हो रही थीं और सभी उसमें दिलचस्पी ले रहे थे। एक बार फिर माहौल में तब्दीली पैदा हुई और लोग मुंतशिर हो गए। इत्तफाक से अली पाशा भी मुझसे कुछ फासले पर हट गया और मैं पुरमुसरत निगाहों से इस पूरे माहौल का जायजा ले रहा था कि अकब से मुझे एक नरमो रेशमी आवाज़ सुनाई दी, अरे आप तन्हा खड़े हैं हसन पाशा। मैंने पलट कर देखा तो पूरन माशी बर्फ पाश निगाहों से मुझे देख रही थी। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पूरन जी, सब लोग अपने अपने मशागिल में मसरूफ़ हैं। ताज्जुब है, आपको किसी ने छोड़ क्यों दिया? नहीं, मैं खुद ही यहाँ आ खड़ा हुआ था। मेरा साथ पसंद करेंगे? कैसी बातें करती हैं आप? क्यों? आपका साथ तो किसी की भी ख्वाहिश हो सकती है। मैंने महसूस किया कि उसके चेहरे का रंग गुलाबी हो गया और आंखों में मुसर्रत की चमक नजर आने लगी। फिर उसने कहा, वैसे एक बात कहूँ आपसे? ज़रूर कहिए। एमस ब्राउन से होशियार रहें। मैं समझा नहीं पूरन माशी जी। गैर मुल्की लड़की है, बरतानवी माहौल की परवरदा। जिस अंदाज में आपको देख रही है उससे आपको तो नहीं, मुझे खतरा महसूस हो रहा है। कैसा खतरा पूरन माशी जी? बड़े तकल्लुफ से नाम ले रहे हैं आप मेरा। क्या आप सिर्फ मुझे पूरन नहीं कह सकते? अगर आपका हुक्म हो तो पूरन ही कह लूँ। शुक्रिया। आपने किसी खतरे का इशारा किया था? हाँ, एमस जिस तरह आपके गिर्द मंडला रही है, आपने गौर नहीं किया? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। औरत की निगाह सिर्फ औरत ही पहचान सकती है। आप वाकई बहुत सादा हैं अपनी उम्र के लिहाज से। मैं दिल ही दिल में हंसने लगा। कमीने रजब अली ने मेरी उम्र मेरी असल उम्र से बहुत कम कर दी थी, वरना जो तजुर्बा मुझे हासिल था, ये मोहतरमा भला उसे क्या समझ सकती। मैं भी उसकी बातों में दिलचस्पी लेता रहा। फिर मैंने कहा, मैंने तो बिल्कुल महसूस नहीं किया। वैसे एमस ब्राउन? हाँ, वह बहुत गौर से आपको देख रही है और मुसलसल देख रही है। मैंने गौर नहीं किया। अगर दिल चाहे तो गौर करें और तमाशा देखें, लेकिन मैं आपको होशियार कर चुकी हूँ, कहीं किसी चक्कर में ना फंस जाएं। कैसे चक्कर? मैंने सवाल किया। जीवन का एक ही चक्कर होता है, बस एक मर्द और एक औरत, एक लड़का और एक लड़की। पूरन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, शायद मेरे पास अभी वक्त नहीं है। इन खेलों के लिए वक्त की ज़रूरत नहीं होती, ना ही उम्र की। कोई भी वक्त, कोई भी समय ये काम शुरू हो जाता है। खासी मालूमात रखती हैं आप पूरन जी। अरे हम क्या और हमारी औकात क्या। उसने एक ठंडी सांस ली। वैसे पूरन जी, आप इन राजा साहब माफ़ कीजिएगा, मैंने शायद कोई गलत लफ्ज़ कह दिया है। बस जी, मत जलाओ, खामोश हो जाओ। वो अजीब से लहजे में बोली और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। उसने रुख बदल लिया था और ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि राजा केदारनाथ तेज़ी से हमारी ही तरफ आ रहे थे। पूरन माशी ने फ़ौरन ही अपना अंदाज बदल लिया और मुस्कुराते हुए राजा केदारनाथ की तरफ बढ़ गई। मुझे अजीब सा एहसास हुआ।
शायद वह मुझे एक नाउम्र नौजवान समझ रही थी। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी और राजा केदारनाथ की उम्र में अच्छा खासा फर्क था। हालांकि राजा केदारनाथ भी एक अच्छी शख्सियत का मालिक था। रह रहकर यह ख्याल मेरे दिल में उभर आता कि अली पाशा ने खुसूसी तौर पर इन्हीं लोगों की कुर्बत क्यों इख्तियार की है। इसकी गहराइयों में क्या है? इतना अंदाज़ा तो मुझे था कि यह सब कुछ बेमकसद नहीं है। मकसद जो कुछ भी है सामने आ जाएगा। बस इंसान की फितरत में तजस्सुस होता है, वही मुझे भी बार बार उभार रहा था। इससे पहले कि अली पाशा या अली फैज़ान के बारे में कुछ सोचूं, मुझे रजब अली के बारे में सोचना चाहिए था, जिसने खुसूसी तौर पर मुझे अली पाशा के पास भेजा